आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जो कि क्लास 11 का होता है। जनरली इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर दिया गया है क्लास 11 में, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर 9th में भी है लेकिन थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। तो जो आज का जो मेरा वीडियो है मैंने ये पार्ट ऑन रखा हो, इसमें भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। इसमें मेरा है सिलेबस के हिसाब से एटम है, चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मतलब एटम के अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल रहता है कि कैसे लोगों को पता चला इस बारे में, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और हिस्ट्री क्या था इसका, किस हिस्ट्री के बारे में किसने किसके बाद रिसर्च किया उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे डिस्कस करूंगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जिसने निकाले थे, कौन, जे थॉमसन ने निकाले थे चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, वो मैं बताऊंगा कैसे रेशियो निकाले थे। उसके बाद चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब जो मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कैलकुलेट किया उसके बारे में बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का डिस्कवरी बताऊंगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ बताऊंगा। और उसके साथ और भी क्या है ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी हो गया था तब लोगों के दिमाग में कैसे आया ये एटॉमिक मॉडल। हालांकि डिस्कवरी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी होने के पहले ही एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मतलब प्रपोज किए गए थे, लेकिन उसके बाद ही न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। और उसके बाद थॉमसन प्रपोज दैट, और कंक्लूजन थॉमसन का क्या क्या कंक्लूजन था और रदरफोर्ड का क्या क्या कंक्लूजन था उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं आज एटम के बारे में। एटम क्या है? एटम होता है क्या ना, जो सबसे छोटा एलिमेंट एक कोई भी चीज बना है जिससे, उससे जो सबसे छोटा एलिमेंट जो कि अनडिवाइडेड है उसको ही एटम बोला जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर, मतलब जो एटम का एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत पहले से 400 बीसी से ही लोगों को मतलब सस्पेक्ट हो गया था कि हाँ एक एटम, एक छोटा सा पार्टिकल है। एटम तो अभी रिसेंटली दिया गया है नाम, मतलब एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है एटोमियो। ए का मतलब नेगेटिव, टोमियो मतलब कटिंग। जो अनकटेबल और नॉन डिविजिबल उसको ही एटम बोला जाता है। जो चीज सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अनकटेबल और अनडिविजिबल उसको ही एटम बोला जाता है। और इस एटम के बारे में 400 बीसी से लोगों का दिमाग में एक जो ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि हाँ एक छोटा पार्टिकल है। who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter। atoms को क्या सोचते थे ना, यही है कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, मतलब यही है सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जिससे कि हर एक चीज बना है, ठीक है। तो इसको पहले क्या इसके पहले इसके बाद क्या हुआ था ना, जो कौन था हमारा जो साइंटिस्ट डाल्टन थे, उन्होंने 1808 में, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जिन्होंने कि 1808 में डाल्टन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए थे। उसके बाद भी कुछ मॉडल आया है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ ना, इसके बारे में जो नॉलेज मिला वो क्या है ना, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। उसके बाद क्या बोले कि एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम किससे बना है ना, एटम का कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम क्या होता है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाता है वो, और एक एटम के साथ मिलके या तो दो तीन एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, दो और दो से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। देखिए एक्चुअली जो लोगों को कैसे पता चला कि एक एटम के, एक मैटर के बीच अंदर चार्ज पार्टिकल होता है, कैसे पता चला? सबसे पहले लोगों को कैसे डाउट हुआ, सस्पेक्ट हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल के अंदर, एक मैटर के अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल रहता है।
हाउ कैन पीपुल केम टू नो दैट एवरी मैटर हैज सम चार्ज पार्टिकल? लोगों को कैसे पता चला? देखिए, लोगों को पहले पता कैसे चलेगा ना, वो लोग जो डे टू डे लाइफ में डेली एक्टिविटी जो करते हैं उनमें से ही अगर कोई डिफरेंस उनको सडन दिखे तो उससे ही उनको कुछ सस्पेक्ट होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है। कैसे सस्पेक्ट हुआ है देखिए, पहले क्या किया, पहले कैसे सस्पेक्ट हुआ ना, देखिए एक बंदे ने कंघी किया अपने सर पे, कॉम्ब किया है, कुंभ करने के बाद उनको उसी कुंभ किया हुआ कंघी को क्या किया ना, उन्होंने एक कुछ जो कागज के टुकड़े के पास रख दिए। जब रख दिए क्या हुआ ना, उस कागज के टुकड़े उसके उस कंघी के साथ अटैच हो गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो उस वक्त लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या हुआ जिसके वजह से एक मतलब ये जो कंघी कुछ कागज के टुकड़े को अटैक्ट किए है, अटैच हुआ हो गया था। तब लोगों को कुछ डाउट हुआ कि हाँ मेरा कंघी करने से कुछ ट्रांसफर हुआ है, कुछ आयन और कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ है जिसके लिए कि एक अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। On rubbing two objects together, they become electrically charged. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particle. जब इनको पता, मतलब इनको सस्पेक्ट हुआ कि हाँ मतलब कंघी करने से चार्ज का ट्रांसफर होता है, तब उनको डाउट सस्पेक्ट हुआ है कि हाँ एक एटम का भीतर भी कुछ चार्ज पार्टिकल है और जिसके बारे में हमें अभी भी पता नहीं है। comb dry hair then comb attract small pieces of paper। क्या होता है ना, comb करने के बाद वो क्या करता है, कुछ small pieces of paper को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद फिर और एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon। क्या होता है ना, एक ग्लास रॉड को आप अपना किस एक सिल्क क्लॉथ में रॉब कीजिए, मतलब घिसिए, घिसने के बाद क्या होगा, वहां पे कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा ना, उसी ग्लास रॉड को अगर आप एक बैलून के पास लाएंगे, क्या होगा ना, उस बैलून को ग्लास रॉड अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा ना, वो पॉजिटिव, जब आप रॉब करोगे उसको किससे, एक सिल्क क्लॉथ के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसे गेन करेगा, गेन करने के बाद क्या होगा ना, एक नेगेटिव चार्ज का बैलून को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे भी फिर से लोगों को सस्पेक्ट हुआ कि हाँ एक मैटर में चार्ज पार्टिकल रहता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कंफ्यूज हो गया था। अब देखिए, जो चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में और कैसे पता चला, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चिकली कैसे पता चला। देखिए हिस्ट्री देखिए, इन 1830 माइकल फैराडे शोड दैट if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrode which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrode। क्या होता है ना, 1830 में इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन, माइकल फैराडे। जब इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माइकल फैराडे, उन्होंने देखा कि वो जो सॉल्यूशन से अंदर जो सॉल्यूट उन्होंने डाले हैं, जो सॉल्वेंट उन्होंने डाले थे, वो क्या होता है ना, वो डिवाइड होके एक कैथोड इलेक्ट्रोड के तरफ और एक एनोड इलेक्ट्रोड के तरफ मतलब भाग रहा है और उसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। वो जो अटैच हो रहा है, क्यों अटैच हो रहा है, इसे जानने के इसी तरह से उनको मतलब विजिबल हुआ है कि चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही इनको विजिबल हुआ है सबसे पहले। तब उनको और भी सस्पेक्ट होगा, हाँ ऐसे हो सकता है। क्या होना, जब अगर हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर करंट पास करें तो क्या होता है ना, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो इसको पहले पता चला इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है ना, अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर डालोगे एक मतलब इस ग्लास के अंदर, तो वो क्या होगा ना, दो इलेक्ट्रोड अगर होगा, एक एनोड और एक कैथोड, क्या होगा ना, कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज और एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज भागना शुरू हो जाएगा।
तो इससे इनको लगा कि हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूवमेंट करता है, विजिबल हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, सॉल्यूशन कुछ लिक्विड था, इसलिए उनको उतना ज्यादा मतलब अच्छा फिर ठीक नहीं लगा। इस एक्सपेरिमेंट से वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने विदाउट लिक्विड से इन्होंने ये किया, एक्सपेरिमेंट अगेन किया है। देखिए विदाउट लिक्विड से उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उनको कैथोड रे दिखाई दिया। इन मिड 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in partially इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन आज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ क्या कहे ना, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को, इलेक्ट्रोलिसिस को ही इन्होंने क्या किया ना, उनका उसी इलेक्ट्रोलिसिस से सॉल्यूशन निकाल के एक ट्यूब के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर उसी सेम एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट दोहराया, अगेन दोहराया। क्या हुआ ना, उससे उनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नॉलेज मिला है, कुछ उनको पता चला है, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि इसी सेम एक्सपेरिमेंट को इनके अलावा भी और भी 2-4 लोगों ने, और भी बहुत लोगों ने किया है, तो उसी एक्सपेरिमेंट को मैं एक साथ ही बताऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ ना, A cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metals called electrodes। क्या होता है ना, एक कैथोड रे ट्यूब क्या होता है ना, एक ग्लास के अंदर, एक ग्लास ट्यूब के अंदर दो थिन पीस का मेटल रहता है, जिसको कि इलेक्ट्रोड बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में भी यही सेम ही है। The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage। क्या हो ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड का कैथोड रे का मूवमेंट बहुत लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज में उनको ऑब्जर्व हुआ है। यही था वो उसका स्ट्रक्चर कि एक वैक्यूम पंप लगाया गया था, इसके अंदर से पूरा का पूरा एयर को निकाल दिया गया और एक तरफ कैथोड रे, दूसरी तरफ एनोड रे लगा दे के एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किए। जब कनेक्ट किए, देखा गया है कुछ कैथोड से कुछ रे निकल के एनोड की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली विदाउट मतलब एक फ्लोरोसेंट ये स्क्रीन के अलावा इसको तो दिखेगा नहीं, तो उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिए, एनोड की तरफ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिए, तब जाके इनको दिखाई दे। तो इसका बारे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना, इन 1879 विलियम क्रूक्स ने क्या किया, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया। एक्चुअली मैं सबके बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री की बता रहा हूँ इसलिए। क्रूक्स स्टडीज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। क्या हुआ ना, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रूक्स ने अगेन दोहराया। He performed the experiment in a discharge tube which is cylindrical hard glass tube about 60 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब उन्होंने लिया ये करीब 60 सेंटीमीटर था। In length it is sealed at both the ends and fitted with two metal electrode as shown in figure। क्या ना, इसको दो तरफ से सील्ड कर दिया और ऐसे ही जैसे फिगर में दिख रहा है वैसे ही लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, Irish physicist George Johnston स्टोनी नेम्ड दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन इन 1891। क्या हुआ ना, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो जे थॉमसन ने किया, उसका मास टू मास कैलकुलेशन जे थॉमसन ने किया, लेकिन इसके जो नाम, इस जो नेगेटिव पार्टिकल का नाम किसने दिया ना, जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी। और जे स्टोनी ने इस जो नेगेटिव पार्टिकल का नाम दिया था क्या ना, इलेक्ट्रॉन। वो कितने ईयर में दिया था ना, 1890 ईयर में उन्होंने दिए थे कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। एंड जे थॉमसन एंड हिज टीम of British physicists identify it as a particle in 1897। और जे थॉमसन ने 1897 के इस पार्टिकल का पूरा चार्ज टू मास रेशियो निकाल के इसको आइडेंटिफाई कर दिया, हाँ यही है वो नेगेटिव पार्टिकल, और इसका नाम ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है इसके बारे में, इसलिए डिस्कवरर इनको जे थॉमसन को ही बोला जाता है। लेकिन अगर आपको बोले तो कि किसने नाम दिया है, किस व्यक्ति ने, किस साइंटिस्ट ने इस नेगेटिव पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दिया है, वो होता है जे स्टोनी और जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी।
In 1897, British physicist J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass of electron. क्या हुआ ना, इनको क्यों फादर ऑफ डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको मतलब लोगों को इसका बारे में लोगों को इसका बताया था। कौन? चार्ज टू मास रेशियो बता पाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखिए जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हर किसी ने किया था। ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है ना, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, उसके बीच में दो मेटालिक थिन पीस होता है जिसको कि बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसका दोनों साइड सील किया जाता है अच्छे से। थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। और क्या होता है ना, इसको लो प्रेशर किया जाता है। लो प्रेशर कैसे किया जाए, एक वैक्यूम पंप से इसका अंदर से सारा का सारा अगर ये एयर को निकाल दे तो ये हो जाएगा, बहुत लो प्रेशर का हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो करंट पास होगा वो अगर एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दे तो इसका हाई वोल्टेज बैटरी होगा, हाई वोल्टेज चार्ज पास होगा। तो यही किए थे। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स। क्या होगा ना, क्या होता है ना, इसी एक्सपेरिमेंट को दो तो इलेक्ट्रोड लिए थे, लेकिन इसके अंदर तरह तरह का गैस फिल करके और उससे प्रेशर मतलब गैस निकाल के एक्सपेरिमेंट किए थे। और तरह तरह का गैस में इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता था। When sufficient high voltage is applied across the electrode, current start flowing through a stream of particle moving in the tube from the negative electrode to the positive electrode. जब मतलब तरह तरह का गैस में उसका अप्रोप्रिएट और जितना चाहिए उसका टेम्पर वोल्टेज उतना हो जाने के बाद इसके अंदर से ऑटोमेटिकली एक रे इसके तरफ से निकल के इसके तरफ आ रहा था, पूरा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, सॉरी मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, सॉरी, तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material जिंक सल्फाइड। क्या हुआ ना, इसका भी पीछे एक छेद करके इसके एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया गया है, फ्लोरोसेंट कोटिंग दिया गया है, ठीक है। जब कोटिंग दिया गया है ये तो एनोड रहेगा यहाँ पे, और इसके बीच बीच में थोड़ा सा छेद कर दिया एनोड के बीच में। क्या हुआ ना, कैथोड से सीधा नेगेटिव कैथोड पार्टिकल मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाल के क्या हुआ, इसको इसका जो बीच से जितना तो टच हुआ इलेक्ट्रोड में टच हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोड का बीच में जो गैस जो सॉरी पैसेज था उससे पास होके जाके इस फ्लोरोसेंट स्किन पे क्या हुआ मतलब जाके टच हुआ। टच होने के बाद क्या हुआ ना, इस फ्लोरोसेंट स्किन का एक नेचर होता है, जब इससे कोई चार्ज पार्टिकल और आयन आके टच होता है ये ग्लो करना शुरू करता है, ब्राइटनेस हो जाता है, ग्लो करता है। तो लोगों को मतलब ग्लो होना दिखा दिया है, तो लोग तब जाके पता चला कि हाँ इसके अंदर से कुछ कैथोड रे का मूवमेंट हुआ है और ये इससे टच भी कर रहा है, ठीक है। तो when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। वही बात, अगर जिस वक्त इसके अंदर से इस इलेक्ट्रोड के अंदर से जो गैप था, गैप किए थे उसके अंदर से जब पास हुआ है जाकर फ्लोरोसेंट स्किन पे टच होने के बाद एक ग्लो करना शुरू किया और ब्राइट स्पॉट दिखाना शुरू किया। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, क्या एक्चुअली अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या प्रॉपर्टी पाया इस कैथोड रे का, देखिए। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ना, ये जो कैथोड रे था सारा का सारा पूरा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, ठीक है। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। क्या होना, कैथोड रे कैथोड से मूव करना शुरू करते थे और जाके एनोड पे टच करते थे। हाँ, एनोड के बीच में अगर कोई पास हो तो उसको भी मतलब क्रॉस करके उसके उस पर चला जाता था।
These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent और phosphorescent. क्या होता है ना, वो जो रे था, कैथोड रे था, वो अपने नेकेड आई से आप देख नहीं पाओगे, लेकिन कुछ फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट अगर मटेरियल आप यूज करेंगे तो उस ट्यूब के अंदर तो आपको दिखेगा. और वो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट ट्यूब का मटेरियल क्या करता है ना, कोई भी आयन पार्टिकल उनसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो ग्लो करना शुरू करते हैं, उससे पता चल जाता है. कैथोड रेज consist of negatively charged particle. When electric field is applied on the cathode ray with the help of a pair of metal plates, these are found to be deflected toward the positive plate, indicating the presence of negative charge. क्या हुआ ना, ये जो कैथोड रे जो है, कैथोड रे क्या होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज मतलब है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है. कैसे पता चला, देखिए ये जो फर्स्ट चीज ये कैथोड नेगेटिव इससे निकला है, ए नोड की तरफ जा रहा है. ए नोड होता है पॉजिटिव चार्ज का, तो क्या होता है ना, तो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल हर वक्त अट्रैक्ट करता है. इससे तो पहले पूरा क्लियर हो जा रहा है कि हाँ यही एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रे है. उसके बाद क्या होता है ना, अगर आप यही यही इसी पर्सन पे अगर कोई भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज का मटेरियल आप अगर रखे, तो यह क्या होता ना, थोड़ा डिफ्लेक्ट होता था, इससे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता था. क्यों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज ना होता तो क्यों अट्रैक्ट होता. इसलिए और भी कंफर्म हो गए थे कि हाँ यही है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज रे और कैथोड रे. These are found to be deflected toward the positive plate, indicating the presence of negative charge. The characteristic of cathode ray do not depend upon the material of electrode and the nature of gas present in the cathode ray tube. क्या होता है ना, अगर उसके अंदर अलग अलग आप गैस अगर भर दे के आप एक्सपेरिमेंट करो, तो कैथोड रे का कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होता था. नेगेटिव चार्ज ही था, और जितना डिफ्लेक्शन होना था पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उतना ही डिफ्लेक्शन होता था. देखिए उसके बाद ये तो कैथोड रे के बारे में पता चल गया, लेकिन इसके बारे में क्या, ये तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था. उसके बाद क्या हुआ ना, चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट किए थे, किन्होंने किए थे, 1897 में ब्रिटिश फिजिक्स जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होना, जब पता चल गया कि हाँ इसे कैथोड रे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पास होता है, मतलब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाता है, लेकिन इसका चार्ज कितना है, मास कितना है, ये पता नहीं था. इसको पता करने के लिए क्या किए थे ना, इसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने फिर से दोहराया. इस तरह से एक ट्यूब लेने के बाद क्या किए ना, उनको पहले एक मतलब उसको डायरेक्ट हीट जहां पे होता था विदाउट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से उसको मार्क किया है. उसको पहले न्यूट्रल किए हैं. न्यूट्रल करने के बाद कैसे न्यूट्रल किए, एक तरफ मैग्नेट लगा दिए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दिए हैं. लगा देने के बाद क्या हुआ ना, एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये साउथ होगा, ये वाला नॉर्थ होगा. ठीक है, तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें एक्सपेरिमेंट ही देखिए आप. हाँ लगा दिए. उसके बाद क्या किए ना, इन्होंने पहले इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किए, मैग्नेटिक चार्ज निकाल दिए. इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करने के बाद क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया. इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई जब किए थे, ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये जो रे है नेगेटिव रे है, तो नेगेटिव रे क्या हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज की तरह थोड़ा सा बैंड होके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे इस पर जगह पे इसने स्ट्राइक किया है. मतलब जो नॉर्मल जगह पे फोकस जहां पे करता था पहले, उससे थोड़ा सा ऊपर की तरह डिफ्लेक्ट हो गया था. जब इसको निकाल दिए है, तो फिर से यहीं पे स्ट्राइक किए थे. फिर क्या किया ना, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे से अप्लाई किए. मैग्नेटिक फील्ड नीचे से अप्लाई करने से फिर से डिफ्लेक्ट हो गया. डिफ्लेक्ट होकर उसी का पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक है, डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ है ना, इन्होंने डिफ्लेक्शन मेजर किए, इसके ऊपर अप्लाई कितना मतलब वोल्टेज का चार्ज अप्लाई किया, कूलम का चार्ज अप्लाई उसको मेजर किया, मैग्नेटिक चार्ज कितना था मेजर किया, डिफ्लेक्शन कितना हुआ उसको मेजर करके इन्होंने इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो दिया.
कैसे रेशियो दे ना, देखिए वो मूव कर रहा था, उसका कुछ फोर्स था। पहले लॉ लिए थे लोरेंस फोर्स लॉ, लोरेंस फोर्स लॉ, सेकंड लॉ लिए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस दो लॉ को इन्होंने इस्तेमाल करके इस दो लॉ के अंदर सारा का सारा वैल्यू पुट करके उन्होंने क्यू बाई एम चार्ज टू मास रेशियो निकाले थे। ठीक है, ये उसका इक्वेशन का ये derivation. After the experiment, he came to know that the magnitude of the negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। क्या होता है ना, क्या बोले कि अगर ज्यादा चार्ज अगर अप्लाई किया जाता था उसका डिफ्लेक्शन और ज्यादा होता था, किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। हाँ, और भी क्या बोले थे कि पार्टिकल का मतलब मास जितना कम होता था वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करता था पॉजिटिव चार्ज की ओर। The extent of the electrical or magnetic field, the deflection of electrons from its original path increase with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field। क्या होता था ना, अगर वोल्टेज में अगर अप डाउन अप करे तो उसका डिफ्लेक्शन में भी अप डाउन हो रहा था, यही बोले है। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electrons on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by m as mass। क्या हुआ ना, देखिए इलेक्ट्रिक मास और इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज को एक्यूरेटली मेजर करके उसका रेशियो निकल के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालने के लिए समर्थ हुए। और वो इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या है ना, 1.758820 into 10⁻11 कूलम केजी इनवर्स। ठीक है, इतना है इनका चार्ज टू मास रेशियो 1.75 into 10⁻11, इतना ही बोला जाता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ ना, आर ए मिलिकन डिवाइज्ड ए मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ ना, उसके बाद इस जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपका एनसीईआरटी बुक में उतना ज्यादा दिया नहीं 11th क्लास में। ठीक है, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, क्या हो ना, एक वो तो बड़ा एक्सपेरिमेंट था, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके उनको पता चल गया था कि कैसे अगर ऐसे उन्होंने कुछ ड्रॉप कर रहे थे एक वैक्यूम के अंदर कुछ ऑयल ड्रॉप कर रहे थे और जितना एक चार्ज प्लेट के ऊपर ऑयल ड्रॉप कर रहे थे, जितना मल्टीपल फॉर्म में आ रहा था चार्ज, तो उसका जो मिनिमम मल्टीपल को ले लिया है उसका चार्ज लिया है, तो उसका चार्ज बाई ई बाई एम लिया है, तो उनसे पता चल गया है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, वो होता है 9.1094 into 10⁻31 kg। ठीक है, इसका बारे में ज्यादा नहीं दिया गया आपका बुक में। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ, उसका चार्ज टू मास रेशियो निकल गया, चार्ज टू मास रेशियो के बाद ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उसका चार्ज भी पता चल गया है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होगा तो प्रोटॉन का भी डिस्कवरी होगा, क्योंकि जब एक न्यूट्रल एटम है, एक जो एटम और पार्टिकल न्यूट्रल होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज निकालने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को भी ढूंढना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन से पहले नेगेटिव चार्ज निकालने से पहले पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता चल गया। देखिए इन 1886 गोल्डस्टाइन मॉडिफाइड द डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग ए परफोरेटेड कैथोड ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर ही ऑब्जर्व्ड ए न्यू टाइप ऑफ लुमिनस रे। क्या किया है ना, एकदम सेम एक्सपेरिमेंट को ऑपोजिट किया। ऑपोजिट कैसे किया है ना, जो छेद एनोड में किए थे उसी छेद को कैथोड में किए हैं। अब इनको ये देखना था जैसे कि कैथोड से एनोड की तरफ चार्ज आ रहा था, अब क्या एनोड से कैथोड की तरफ जाता है कि नहीं। हाँ, तो उनको कैथोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिए। हाँ, अब जब लगा के जब लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज पास किए तो इनको दिखाई दिया कि हाँ
सेम एक चीज सेम मैटर हो रहे थे किस पे ना, एनोड की ओर, सॉरी कैथोड की पीछे, कैथोड के पीछे हो रहा था कि उस फ्लोरेसेंट स्किन ग्लो करना शुरू करे, वो भी रेड कलर होके जब ग्लो करना शुरू हो गया तो उनको हाँ कंफर्म हो गया कि हाँ सिर्फ एनोड ही नहीं, कैथोड सॉरी सिर्फ कैथोड ही नहीं, एनोड भी एक रे छोड़ता है जो कि पॉजिटिव रे होता है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। ठीक है, द वर्ड प्रोटॉन इज ग्रीक फॉर फास्ट। हाँ, यहाँ पे सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ही लिखा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। The word proton is Greek for fast, and this name was given to the hydrogen nucleus by Ernest Rutherford। देखिए, जब 1886 ने ई गोल्डस्टर इसको तो डिस्कवरी कर लिया एक पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसका नेमिंग नहीं किए थे, उसका नेमिंग किए थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1920 में। The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. Mass of proton 1.676 into 10 to the minus 27 kg। मतलब हाइड्रोजन से भी मतलब स्मॉल था और लाइट था, जिसका जो प्रोटॉन पार्टिकल जिसका मास कितना है 1.676 into 10 to the minus 27 kg। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज कितना था ना प्लस 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का था, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में था, इसका पॉजिटिव में, पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, ये होता है प्रोटॉन का चार्ज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए ये तो प्रोटॉन का डिस्कवरी इन्होंने कर दिए थे और इनका एक्सपेरिमेंट में मैं बताऊंगा रदरफोर्ड ने 1920 में कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जब इनको न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, देखिए जब इनको पता चल गया कि एक एटम न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है, इनको पॉजिटिव चार्ज निकाल दिए, नेगेटिव चार्ज भी इनको पता चल गया था, मास भी पता चल गया था, चार्ज भी पता चल गया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना, जब उन्होंने एक हाइड्रोजन सॉरी जब हीलियम एटम को उन्होंने मास को कैलकुलेट किया, देखा कि जितना मास एक इसका कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, उससे बहुत ज्यादा है एक हीलियम एटम का मास। तब उनको डाउट हुआ है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अलावा भी दूसरा एक पार्टिकल है जिसका जो कि न्यूट्रल चार्ज का होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज है और ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इक्वली में हमने डिस्कवर कर लिया है। जब उनको पता चला न्यूट्रल चार्ज का और एक पार्टिकल है, लेकिन वो कहाँ पे है ये पता नहीं चला। उसको पता कैसे चला ना, 1932 में चांदविक ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने उसके फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है एक न्यूट्रल पार्टिकल को ऑब्जर्व किया और न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए उसको नाम न्यूट्रॉन दे दिया। न्यूट्रल आयन न्यूट्रॉन होता है। By the bombardment of thin sheet of beryllium with fast moving alpha particle, he observed that highly penetrating rays consist of neutral particle which were named neutron। क्या होता है, उन्होंने जब एक बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से, ठीक है ये नहीं ये अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल ने जब बोम्बार्डमेंट किया और स्ट्राइक किया, उन्होंने देखा कि बेरिलियम से एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेज जो कि न्यूट्रल है वो निकल रहा है, जिसका नाम न्यूट्रॉन दिया है। इन्होंने ऑब्जर्व किया और इसको लोगों को दिखाया और इनको पता दिया कि हाँ यही है न्यूट्रल पार्टिकल, उनको पता चल गया था। अब देखिए ऐसे पता चल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऐसे डिस्कवरी हो गया था। अब देखिए रिलेटिव मास क्या है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास ऑन होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास ऑन होता है, उसी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.005। मतलब कितना लाइट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन। अब रिलेटिव चार्ज कितना होता है, अगर प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव वन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव वन है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज पूरा न्यूट्रल है, मतलब जीरो चार्ज। अगर चार्ज है कूलम पे, अगर चार्ज आप कैलकुलेट करोगे तो दिखेगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस कूलम दिखेगा, किसका चार्ज, प्रोटॉन का। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखोगे तो -1.6 इंटू 10 टू द माइनस दिखाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज।
और मास बाई केजी, इसका अगर केजी में इसका मास अगर कैलकुलेट करें तो आपको दिखेगा 1.67 माइनस 27 मास है। जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है 1.67 लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है, इसलिए उसका मास आता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बारे में पता चला तो कुछ साइंटिस्ट ने इस के बारे में कुछ मॉडल देना शुरू किया। एक्चुअली हाँ, हालांकि ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने से के पहले ही दे दिए गए, जब इलेक्ट्रॉन निकाला था तब जाके थॉमसन ने मॉडल एक दे दिया एटम का बारे में, और एटॉमिक मॉडल जिसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल से जाना जाता है। तो जो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया है उस एटॉमिक मॉडल में क्या था ना, देखिए थॉमसन के हिसाब से जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना, इसके चारों तरफ जो एटम के चारों तरफ स्प्रेड करके है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा सर्किल में स्प्रेड हुआ है, और पॉजिटिव के चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज सस्पेंडेड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि देखिए जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में क्या होता है ना, जो रेड पर्सन होता है वो पॉजिटिव चार्ज लिया है, उस जो ब्लैक शीड होता है उसको उन्होंने नेगेटिव चार्ज बोले है, और पूरा सेम जैसे डिट्टो जैसे वाटरमेलन दिखता है वैसे ही उनका कहना है कि एक एटम दिखता है। ठीक है, इसलिए जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल, और भी क्या बोला था, सेम चीज दिखने जैसा प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, और राइजन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता था। और उन्होंने और भी क्या बताया ना कि एक एटम का रेडियस कितना होता है ना, रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, उन्होंने ये भी बोले हैं। ठीक है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था कि 1906 में इनको नोबेल प्राइज मिला था एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोले थे कि क्या प्रपोज किए थे, देखिए एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। क्या होता है ना, एक जो एटम है टोटल पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसका बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा गया है, एक वाटरमेलन के सीड की तरह है। The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। क्या होता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, एक जो एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है इसलिए वो पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है। ऑल द थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, सेम चीज, मतलब थॉमसन मॉडल एक क्लैरिफाई और क्लियर कर दिए कि एक एटम न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। अब देखिए जब थॉमसन ने मॉडल दिया उसके बाद क्या हुआ है ना, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, देखिए 1920 में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए रदरफोर्ड जी ने क्या किए थे ना कि एक एक रेडियो एक्टिव मेटल लिए है। रेडियो एक्टिव मेटल से क्या किए थे ना, एक थीन फॉइल जो 100 नैनोमीटर का थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर, उससे रेडियो एक्टिव मेटल से उन्होंने अल्फा पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट किए थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि उसका जो अल्फा पार्टिकल उस थीन फॉइल में क्या क्या कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया था ना, उसको चारों तरफ एक फ्लोरोसेंट एक सर्किल की तरह स्किन दे दिए थे। ठीक है, जो कि सेम डिटेक्टर, एक फ्लोरोसेंट स्किन और एक डिटेक्टर दे दिए थे कि जो हरकत इसके अंदर हो रहा था उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जो डिफरेंस दिख रहा है दिखेगा उसको जानने के लिए उनको एक डिटेक्टर दे दिए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था ना कि एक जो रेडियो एक्टिव मेटल है उसका जो रे चारों तरफ ना निकले इसलिए एक एक क्लोज वेसल लिए थे, उसके अंदर मेटल को रख के सिर्फ एक तरफ ओपन करके ही उसको छोड़ रहे थे। किसके तरफ, जो गोल्ड फॉइल है जिसका लेंथ थिकनेस है 100 नैनोमीटर थिन है, जो 100 नैनोमीटर उसको ऊपर एक्सट्रैक्ट किए।
तो स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने क्या देखे कि कुछ जो अल्फा रेज है क्या करते हैं ना, उसको पेनिट्रेट करके चला जा रहा है, और कुछ क्या कर रहे हैं ना, उसको स्ट्राइक करके रिटर्न सेम दिशा में आ रहा है, और कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके इधर उधर जा रहा है। ये देखिए डिफ्लेक्टेड रे जो कि इधर उधर जा रहा है, और कुछ सीधा, और ज्यादातर क्या हो रहा है ना, 20,000 में से एक ही रे स्ट्राइक करके इधर उधर जा रहा है। बाकी 20,000 माइनस ऑन रेस क्या होता है, पूरा स्ट्राइक कर रहा था इस डिटेक्टर में। ठीक है, तो उनको स्ट्राइक करना देख के उनको ये कंफर्म हो गया कि ये अल्फा रे एक नेगेटिव चार्ज रे था जो कि स्ट्राइक कर रहा था इस गोल्ड फॉइल में। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने ये जाना कि ये नेगेटिव चार्ज पास होके जा रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बहुत बीच में, सॉरी अल्फा रे जो पॉजिटिव चार्ज था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज था, जो उन्होंने देखा कि जो जितना भी पॉजिटिव मतलब जो प्रोटॉन में स्ट्राइक कर रहा था, जो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज पे जितना भी न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर रहा था वो रिटर्न आ रहा था, बाकी क्या कर रहा था ना, उस पर जा रहा था। तो ज्यादातर रे उस पर जा रहा था, इसलिए उनको ये लगा कि सस्पेक्ट हुआ कि हाँ, और कंफर्म हुआ कि हाँ एक एटॉम के बीच में बहुत सारा वैक्यूम स्पेस होता है, मतलब खाली स्पेस होता है, और उसका बीच में कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बहुत छोटा स्पेस है, जो कि 100 में से 1% से भी कम जगह लिए है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, बाकी पूरा का पूरा एटम नेगेटिव चार्ज है। और जो थॉमसन ने बोले थे कि पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर, जो कि गलत हुआ है, साबित हुआ है। अगर पूरा स्फीयर गलत पॉजिटिव चार्ज होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज इसको छेद करके पेनिट्रेट करके उस तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ ना, कुछ थ्योरी प्रपोज किए रदरफोर्ड ने। देख पढ़ते उस थ्योरी के बारे में। Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और उसने छेद के चला गया, पेनिट्रेट करके उस तरफ चला गया ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्पेस एम्प्टी होता है एक एटम के अंदर। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of atom occupies very little space। क्या होता है ना, बहुत कम, मतलब 20,000 में से एक ही रे इधर उधर डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इससे उनको ये पता चल गया कि हाँ बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है बहुत कम जगह ऑक्यूपाई किए एक एटम के अंदर। ये वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड ऑन 80 डिग्री, ऑन 80 डिग्री में बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। उन्होंने ये बोले कि जो पॉजिटिव जो चार्ज और मास है एक छोटा सा एक मतलब न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर बहुत छोटा सा जगह, न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटा जगह लेके है। ठीक है, यही था उनका बोलना कि हाँ एक उन्होंने फास्ट प्रोटॉन कहाँ पे डिस्कवर किया, इसलिए उनको फादर ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज एक एटम में कहाँ है डिस्कवर किया, इसलिए उनको फादर ऑफ सॉरी डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है। और वैक्यूम सॉरी एक एटम बहुत ज्यादा एम्प्टी है वो भी इन्होंने ही बोले हैं। तो इतना ही था रदरफोर्ड मॉडल। तो आज के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक है इंग्लिश वोकाबुलरी विद राकेश और दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर। इसमें इंग्लिश के बारे में सारा वीडियो में पोस्ट करता हूँ, इसमें फास्ट एग्जाम बूस्टर अदर सब्जेक्ट्स का चैप्टर को मैं पोस्ट करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और बाकी वीडियो भी मैं इसके स्ट्रक्चर एटम का मैं लाने वाला हूँ, और देखते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।